नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका अपना प्रेम शर्मा क्रंच एकेडमी के इस डिजिटल मंच पर एक बार स्वागत सत्कार अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे वर्ण विचार की और वर्ण विचार में हम स्वर एवं स्वरों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, जिसमें पहला और विशेष वर्गीकरण आपने पढ़ा था ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत के रूप में। अब हम बात करेंगे प्रिय विद्यार्थियों अगले वर्गीकरण की, जिसका वर्गीकरण होता है जिह्वा प्रयत्न के आधार पर। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्गीकरण है ये। जिह्वा प्रयत्न के आधार पर। एक तो शब्द शुद्धि में इसका विशेष ध्यान रखें। जिह्वा, आप जो जिह्वा बोथ आर रॉन्ग, तीनों ही अशुद्ध हैं। जिह्वा जिसे हम जीभ कहते हैं तद्भव के रूप में, जिह्वा जिसमें है हलंत होगा प्रिय विद्यार्थियों जी ह वा, या फिर आप इसे इस प्रकार से भी बना सकते हैं है को वैसे जोड़कर, ये भी जिह्वा है, इसमें भी है हलंत अधूरा है और वह पूरा है। तो यहाँ जिह्वा प्रयत्न के आधार पर आप चार भेद करते हैं। कौन कौन से प्रिय विद्यार्थियों? चार भेद किए गए हैं। सर्वप्रथम जिसमें आपका विवृत, नंबर 2 अर्धविवृत, नंबर 3 संवृत और नंबर 4 अर्ध संवृत। प्रिय विद्यार्थियों, जिह्वा प्रयत्न के आधार पर चार भेद: संवृत, अर्धसंवृत, विवृत, अर्धविवृत। आप यहाँ दो शब्द देख रहे हैं, एक विवृत और एक संवृत। प्रिय विद्यार्थियों, ये दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं, अर्थात विलोम शब्द हैं। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि विवृत का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है। तो विपरीतार्थक शब्द होता है इसका संवृत। प्रिय विद्यार्थियों, विवृत होता है फैला हुआ और संवृत होता है समेटा हुआ या सिकुड़ा हुआ। आप दोनों में से कोई शब्द प्रयोग कर सकते हैं, सिकुड़ा हुआ या समेटा हुआ। विपरीत यानी फैला हुआ। उसी विवृत के साथ यदि अर्ध शब्द लगता है तो शब्द बन जाता है अर्धविवृत, और उसी संवृत के साथ यदि अर्ध लगता है तो अर्ध संवृत यानी आधा। अगर इसको परिभाषित करें तो परिभाषा के रूप में प्रिय विद्यार्थियों हम विवृत में नंबर 1 विवृत में कह सकते हैं वे ध्वनियां, वे स्वर ध्वनियां जिनके उच्चारण में मुंह पूरा खुलता हो। जिनके उच्चारण में मुंह पूरा खुलता हो, जैसे एकमात्र ध्वनि है प्रिय विद्यार्थियों, और वो है आपकी आ। जिसके उच्चारण में मुंह पूरा खुलता हो। आ के उच्चारण में मुंह को पूरा खोलेंगे। अगर हम अर्धविवृत की बात करें, यहां पर भी क्या लिख देंगे,
केवल आ। विवृत में एकमात्र ध्वनि और वो भी क्या, आ। यदि हम बात करें प्रिय विद्यार्थियों नंबर 2 की, और नंबर 2 में आएगा अर्धविवृत। अर्धविवृत अगर इसको परिभाषित करें तो एक लाइन में परिभाषित भी कर सकते हैं। वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय मुंह आधा खुलता हो। आधा खुलता हो, जैसे जैसे प्रिय विद्यार्थियों ए, आई, औ और एक आता है आ। इसे अंग्रेजी का गृहीत स्वर कहते हैं। अंग्रेजी का गृहीत स्वर। प्रिय विद्यार्थियों यहाँ इसको समझना जरूरी है कि ये ना तो आ है ना ये ओ है। जब हम किसी शब्द के उच्चारण में या मात्रा में आ लगाते हैं तो आ मुंह पूरा खुलता है, ओ लगाते हैं तो भी मुंह ओ गोल होता है। लेकिन जब इसका उच्चारण करते हैं तो ये आ और ओ के मध्य की ध्वनि है औ। जैसे यदि हम अंग्रेजी के जिन शब्दों को वर्तनी की दृष्टि से देवनागरी लिपि में लिखते हैं उन शब्दों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसे हमने अंग्रेजी से अडॉप्ट किया है, अंग्रेजी से ग्रहण किया है। जो शब्द हिंदी में प्रचलित हैं और अंग्रेजी के शब्द अंग्रेजी रोमन लिपि में ना लिखकर देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं उन शब्दों में इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको औ बोलते हैं। जैसे कॉलेज, डॉक्टर, ऑफिस, हॉस्पिटल, कॉटेज, नॉलेज, वॉलीबॉल, फुटबॉल। बहुत सारे शब्द आप अंग्रेजी के शब्दों को देखते होंगे प्रिय विद्यार्थियों। इनमें जो अर्धचंद्र नुमा जो आकृति आपको दिखाई दे रही है वही आकृति आपकी औ है। यदि आपसे पूछा जाए कि कॉलेज, बोलिए कॉलेज, तो आप या तो कॉलेज बोलते हैं। अगर आपने कॉलेज बोला है तो ओ लगा दिया है, अगर आपने कॉलेज बोला है तो आपने आ लगा दिया है। आपको बोलना है इन दोनों के बीच का रास्ता निकालकर कॉलेज, नॉलेज, हॉस्पिटल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, ऑफिस, डॉक्टर। डॉक्टर नहीं, डॉक्टर नहीं, ना तो डॉक्टर बोलेगा ना डॉक्टर बोलेगा, डॉक्टर। आपका अंग्रेजी में जब विद्यार्थी सीखता है तो एक प्रोनाउंसिएशन उनका सही कराने के लिए, इसको बोलने के लिए इन शब्दों का उच्चारण करवाया जाता है। तो कॉलेज, नॉलेज, हॉस्पिटल, ऑफिस, डॉक्टर इत्यादि शब्द प्रिय विद्यार्थियों अंग्रेजी के गृहीत स्वर अ से निर्मित हैं, जो कि देवनागरी लिपि हिंदी में लिखे जाते हैं। इनका प्रयोग हिंदी में इसी प्रकार से किया जाएगा। अगर रोमन लिपि में लिखते हैं तो रोमन लिपि में तो लिखे ही जाएंगे, लेकिन जब देवनागरी लिपि में इनका प्रयोग किया जाएगा तो प्रिय विद्यार्थियों ये इसी प्रकार से अर्धचंद्र के अनुसार लिखे जाएंगे। अर्धचंद्र में प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखना, इस पर बिंदु मत लगा देना। अगर आपने बिंदु लगा दिया
तो ये अशुद्ध हो जाएगा। ये होता है चंद्र बिंदु। ये क्या होता है? चंद्र बिंदु। और चंद्र बिंदु में प्रिय विद्यार्थियों जितने भी तद्भव शब्द हैं वो चंद्र बिंदु में लिखे जाते हैं, जैसे चांद, आंच, ऊंट, कांच, बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे, अंधेरा, अंगूठी। प्रिय विद्यार्थियों बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो आपको चंद्र बिंदु के साथ मिलेंगे। चंद्र बिंदु की चर्चा हम आगे करेंगे, अभी यहीं छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। हाँ, अभी आप बात करिए अर्ध विवृत की। तो विवृत में मुंह पूरा खुलता है और एकमात्र ध्वनि है उसमें आ, और अर्ध विवृत में वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय मुंह आधा खुलता हो, और आधे खुलने में प्रिय विद्यार्थियों 3 ध्वनियां हैं, ए, आई और औ। अंग्रेजी का गृहीत स्वर अ भी इसी के अंतर्गत आता है, लेकिन याद रहे जब कभी भी प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा कि स्वरों में अर्ध विवृत ध्वनियां हैं, संख्या में यदि पूछा जाएगा तो प्रिय विद्यार्थियों आपको 3 ही करने हैं, ए, आई और औ। अंग्रेजी के गृहीत स्वर को आप अर्ध विवृत में रखेंगे लेकिन गणना में नहीं रखेंगे, जोड़ में नहीं रखेंगे। अगर ये कहा जाए कि ऑप्शन में आपको 4 भी आएगा तो 4 ये गणना में नहीं है कि स्वर आपके 11 होते हैं, और इसको हमने ग्रहण किया है, गृहीत स्वर है, इसको गृहीत स्वर बोला जाता है, एडॉप्ट किया है अंग्रेजी से इसको हमने। अर्धचंद्रमा इसकी मात्रा होती है, तो आप इन शब्दों में इसे देख सकते हैं। क्लियर है साहब? आइए अब हम बात करें समृद्ध की। नंबर 2, नंबर 3, समृद्ध क्या कहता है प्रिय विद्यार्थियों? वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय मुंह बहुत कम खुलता हो, बहुत कम खुलता हो, समृद्ध ध्वनियां कहलाती हैं। जैसे ई, उ, ऊ, ई, उ, ऊ, चारों प्रिय विद्यार्थियों समृद्ध ध्वनियां हैं। इनके उच्चारण में मुंह बहुत कम खुलता है। आप बोल के देखिए, ई, उ, ऊ, मुंह नहीं खुलता है, बहुत कम खुलता है। आप ऐसे मत कर देना, कई विद्यार्थी ये करते हैं, गुरुजी नहीं मैं तो पूरा खोलूंगा, ई या ऊ नहीं, जितना इनके उच्चारण की जो सामान्य औपचारिक शर्त है उसमें ही खुलेगा, ई, उ, ऊ। आप इसमें पूरा ना खोलें और अनावश्यक मुंह ना खोलें। तो समृद्ध में वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में मुंह बहुत कम खुलता हो, और ये 4 ध्वनियाँ प्रिय विद्यार्थियों किस में आएंगी? समृद्ध में। चौथा और अंतिम इसका है अर्ध समृद्ध। अर्ध समृद्ध में प्रिय विद्यार्थियों हम कह सकते हैं वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में मुंह आधा बंद रहता हो, उन्हें समृद्ध ध्वनियां कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे के रूप में
समृत लेंगे हम जैसे, और जैसे में आपका दो ध्वनियाँ आती हैं ए और ओ। ये ए ओ ध्वनियाँ अर्ध समृत हैं। अब आप यहाँ ये देखिए कि आपको एक प्रश्न यहाँ जहन में पौंदेगा कि भाई अर्ध समृत और अर्ध विवृत तो गुरुजी एक जैसे ही हैं। एक जैसे क्यों हैं कि यहाँ अर्ध विवृत में तो मुंह आधा खुलता है और अर्ध समृत में मुंह आधा बंद रहता है। तो क्या मैं आपसे अगर एक प्रश्न करूं यहाँ पर कि भाई आपको क्या दिखाई दे रहा है? मैं आपसे कहूं कि आपको क्या दिखाई दे रहा है तो आप कहेंगे गिलास आधा भरा है या गिलास आधा खाली है। बात दोनों सही है। आपको दिखाई दे रहा है कि गिलास आधा भरा है या गिलास आधा खाली है, बात दोनों सही है। केवल दृष्टिकोण का, नज़रिए का फ़र्क यहाँ नज़र आ रहा है। वो कैसे? जिसने इसमें सकारात्मकता देखी, पॉजिटिविटी देखी, उसको तो ये गिलास आधा भरा हुआ नज़र आया, और जिसने इसमें नकारात्मकता देखी, नेगेटिविटी देखी, उसको ये गिलास आधा खाली नज़र आ रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, बस इतना सा अंतर है दोनों को परिभाषित करने में कि आपने यदि बात अर्ध विवृत की है तो उसका तात्पर्य मुंह के खुलने से है, यानी मुंह आधा खुलता है। और अर्ध समृत की जब बात करते हैं तो समृत से मुंह आधा बंद रहता है, आधा सिकुड़ता है, तो हम उसे समृत से ले लेते हैं। फर्क केवल बंद होने या खुलने से है, क्योंकि समृत में बंद होगा और विवृत में खुलता है। केवल इतना सा अंतर है, बाकी आपका कोई अंतर नहीं है। बात दोनों की एक ही है। जब अर्ध विवृत ध्वनियों को हम बोलते हैं तो भी मुंह उतना ही आएगा खुलने में, और अर्ध समृत को बोलते हैं तो भी मुंह उतना ही खुलने में आएगा। तो आप इसे अर्ध समृत और अर्ध विवृत को परिभाषित करने का जो अंतर है वो अलग है, उसको आप देख सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, एक आपका वर्गीकरण ये हुआ स्वरों का, जिसमें विवृत, अर्ध विवृत, समृत, अर्ध समृत हो जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करें इसके अन्य यानी तीसरे भेद की, और तीसरा भेद प्रिय विद्यार्थियों इसका है जिह्वा के उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर जीभ के जो उच्चारण है प्रिय विद्यार्थियों, उसके आधार पर इसके तीन भेद किए गए हैं। कितने? तीन भेद किए गए हैं, और तीनों भेदों में प्रिय विद्यार्थियों हम कह सकते हैं नंबर 1 अग्रस्वर, अग्रस्वर, नंबर 2 मध्य स्वर, नंबर 3 पच्छ स्वर, अग्र, मध्य और पश्च। प्रिय विद्यार्थियों, जिह्वा के उच्चारण के आधार पर, जैसा कि शब्द से हमें विदित होता है कि जीभ का जो उच्चारण काल है, जीभ का जो उच्चारण है, उसके अनुसार ये स्वरों का वर्गीकरण होता है। यानी जीभ के कौन से भाग से कोई ध्वनि उच्चरित होती है तो उसके अनुसार इसका ये वर्गीकरण किया गया है। यदि हम बात करें जीभ के अग्रभाग से जो ध्वनियाँ उच्चरित होती हैं वो
अग्र स्वर कहलाएंगी। परिभाषा लिखने की या आपको अनावश्यक इसको और पन्ने भरने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल मोटे रूप में समझ सकते हैं कि जो ध्वनियाँ जीभ के अग्रभाग से उच्चरित होती हैं उन्हें अग्र स्वर कहते हैं। जो जीभ के मध्य भाग से उच्चरित होती हैं उन्हें मध्य स्वर कहेंगे, और वे ध्वनियाँ जो पश्च भाग से उच्चरित होती हैं उन्हें पश्च स्वर कहेंगे। केवल इतनी सी बात है। अब इनमें आप स्वरों को नोट करिए कि स्वर कौन कौन से हैं। आपको परिभाषा लिखने की आवश्यकता नहीं है। प्रिय विद्यार्थियों, अग्र स्वरों के रूप में यदि देखा जाए तो अग्र स्वरों में एक तो ई आती है, एक दीर्घ ई आएगी, एक ए आती है और एक आई आती है। इनका उच्चारण जब आप करोगे तो जीभ के अग्रभाग से, यानी आगे का जो जीभ का हिस्सा है उससे ये चारों ध्वनियाँ उच्चरित होती हैं। जैसे ई ई ए आई, ई ई ए आई। यदि हम बात करें मध्य स्वर की तो प्रिय विद्यार्थियों एकमात्र स्वर, मध्य स्वरों के रूप में एकमात्र स्वर है और वो है ए। यानी जीभ के बीच के हिस्से से यदि कोई ध्वनि उच्चरित होती है तो उसे ए कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मजे की बात यहाँ एक और है। पीजी यानी हिंदी से जब आप एमए करते हैं तो उस एमए में आपकी भाषा विज्ञान की एक पुस्तक लगी है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की। भोलानाथ तिवारी ये कहते हैं कि मध्य स्वर के रूप में केवल ए नहीं है, मध्य स्वर के रूप में आ को भी सम्मिलित करते हैं। केवल वो करते हैं भोलानाथ तिवारी, जो भाषाविद हैं, बड़े भाषाविद हैं। भाषा पर बहुत शोध किया है उन्होंने। भाषा पर इतना शोध किया है, इतना शोध किया है कि उन्होंने मैं कह सकता हूँ कि पशु पक्षियों की बोलियाँ, जानवरों की बोलियाँ, मधुमक्खियों की बोलियाँ, मच्छरों की बोलियाँ, कीट पतंगों की बोलियाँ, यहाँ तक कि आपको छोटे छोटे जो पतंगे होते हैं उनकी बोलियों तक पर उन्होंने शोध किया है। बड़े शोधार्थी हैं, प्रणाम करता हूँ उनकी आस्था को और उस पुस्तक को और उनकी विद्वता को। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, सर्वमान्य जो मत है, सर्वमान्य मत ये मानता है कि मध्य स्वर के रूप में आप केवल ए को ही सम्मिलित करते हैं। अगर आ आता है तो आप उसे डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार कर सकते हैं कि आ को वो मानते हैं। हम सर्वमान्य मत के रूप में चलेंगे जो ऑथेंटिक रूप से हिंदी में पढ़ाया जाता है और पढ़ा जाता है, तो आप उसमें ए को मध्य स्वर के रूप में रखेंगे। अगर आप पूछा जाए तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी आप इसके एविडेंस में दे सकते हैं। आइए साहब, अब बात करते हैं पश्च स्वर की। प्रिय विद्यार्थियों, पश्च स्वर जो जीभ के पिछले हिस्से से जो ध्वनियाँ उच्चरित होती हैं उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। जैसे इसमें जो शेष ध्वनियाँ हैं उनमें आ, उ, ओ, औ, और अंग्रेजी का गृहीत स्वर भी आ जाएगा। अंग्रेजी का गृहीत स्वर किस में आ जाएगा? पश्च स्वर में। प्रिय विद्यार्थियों, ये सभी ध्वनियां आपके अग्र, मध्य और पश्च में विभाजित हो जाती हैं। यदि हम ए की बात करें तो प्रिय विद्यार्थियों, ए के समक्ष एक नोट डालकर आप यहाँ लिख सकते हैं, या फिर आप नोट न डालकर वैसे ही अपने कोष्ठक में एक उदासीन स्वर के रूप में लिख सकते हैं इसको। उदासीन स्वर, यानी ए को उदासीन स्वर भी कहते हैं। ए उदासीन क्यों है प्रिय विद्यार्थियों? उदासीन इसलिए है कि इसकी कोई मात्रा नहीं है। ये किसी भी व्यंजन पर जुड़ता है तो उसको हलंत रहित कर देता है। यानी जो व्यंजन
आप बिना हलंत के देखते हो तो समझ लेना उसमें ए सम्मिलित है। बाकी शेष मात्राएं आपको वहाँ दिखाई देती हैं और ए के साथ आप उसे देख लेते हैं। आइए प्रिय विद्यार्थियों, इसके एक भेद की तरफ और बढ़ते हैं, जिसे हम कह सकते हैं ओष्ठाकृति के आधार पर। यदि हम बात करें इस भेद की ओष्ठाकृति के आधार पर, प्रिय विद्यार्थियों, ओष्ठाकृति यानी ओष्ठाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति यानी होठों की जो आकृति है ना आपकी, उस होठों की आकृति के अनुसार इन स्वरों का भेद है। और ये सिर्फ दो भेदों में विभाजित होते हैं, जिसे हम दो भेद, इसके कितने भेद? दो भेद मानेंगे, जिसमें पहला भेद आपका आएगा वृत्तामुखी। नंबर एक भेद वृत्तामुखी, जिसे वृत्ताकार भी कहा गया है, वृत्तामुखी। और नंबर दो है प्रिय विद्यार्थियों अवृत्तामुखी। या अवृत्ताकार। दो भेद हैं, वृत्तामुखी और अवृत्तामुखी। प्रिय विद्यार्थियों, गणितीय आकृति वृत्त होती है। आपने गणित में पढ़ा होगा त्रिभुज, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। आमने सामने की भुजाएं जिसकी बराबर होती हैं, 90 डिग्री पे काटते हैं, उसे हम आयत कहते हैं। और जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम वर्ग कहते हैं। और जो पूरी तरह से गोल होता है, जिसकी परिधि होती है और जिसका मान निकाला जाता है, प्रिय विद्यार्थियों, ये वृत्त होता है। और इसी वृत्त के अनुसार इसके ये दो भेद किए गए हैं कि होठों की जो आकृति बनती है वो वृत्त बनती है किसी ध्वनि के उच्चारण में तो वह वृत्तामुखी हो जाएगा, और जिस ध्वनि के उच्चारण में वृत्त नहीं बनता है वो अवृत्तामुखी हो जाएगा। सीधी सी बात, छोटी सी बात, लेकिन प्रिय विद्यार्थियों फिर भी पढ़ना इसलिए पड़ता है कि कई ध्वनियों को आप अनावश्यक रूप से वृत्त बना देते हो और कईयों को अवृत्तामुखी बना देते हो। तो देखो कौन कौन सी ध्वनियां इसमें वृत्तमुखी हैं और अवृत्तमुखी हैं। आइए साहब, तो प्रिय विद्यार्थियों वृत्त किस किस में बनेगा? देखो जी हाँ, एक तो बनता है वृत्तामुखी अंग्रेजी के गृहीत स्वर में, ठीक है। एक बनता है ऊ में, दीर्घ ऊ, ओ, औ, उ, ओ, औ। प्रिय विद्यार्थियों, नहीं बनता है तो ए में नहीं बनता है, ई में नहीं बनता है, ए आई में नहीं बनता है, ए ई और आ में भी नहीं बनता है। जी हाँ, ए आ, ई, ए आई, इन सब में, और आपका री भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। ये सभी ध्वनियां अवृत्तामुखी हैं, जिनके उच्चारण में वृत्त नहीं बनता है, होठों की वृत्ताकार आकृति नहीं बनती है, उसको हम अवृत्तामुखी कहेंगे। और जिसकी होठों की वृत्तामुखी बन जाती है, वृत्त बन जाता है, उसे वृत्तामुखी कहेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अब आपके ये तीन भेद हुए। तीन भेदों की चर्चा आपने जिह्वा प्रयत्न के आधार पर, जिह्वा के उच्चारण के आधार पर और ओष्ठाकृति के आधार पर की।
अब ये तीनों भेद आपको एक दूसरे में मिलते से नजर आ रहे होंगे कि आखिर गुरुजी हम इनको कैसे याद करें, कैसे इनको ऐसा कुछ बनाया जाए कि ये हमेशा हमारे मस्तिष्क पटल पर रहें कि जैसे ही हमसे पूछा जाए तो तुरंत हम उसे याद करके बता दें। प्रिय विद्यार्थियों, एक छोटा सा चार्ट बनाइए आप यहाँ पर, और उस चार्ट के माध्यम से हम इन तीनों भेदों को सरल कर देते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले आप यहाँ 4 लाइन खींचिए, सीधी लाइन। प्रिय विद्यार्थियों, और इन चारों लाइनों को आपस में इस प्रकार से मिला दीजिए। पहला काम, 4 लाइनें, उन चारों लाइनों को आपस में इस प्रकार से मिलाइए आप। ठीक बीच में से, ठीक सेंटर से एक लाइन और खींचिए और उसको तीसरी लाइन तक ले जाइए। यहां तक ले जाइए प्रिय विद्यार्थियों। और अब आप इसमें स्वर ध्वनियों को अवस्थित करिए। देखिए कैसे। यदि हाँ ए की बात करें तो ठीक बीच में तो ए आएगा। यदि आ की बात करें तो ठीक कोने में आ आएगा। अगर ह्रस्व ई की बात करें और दीर्घ ई की बात करें तो ये दोनों ऊपर के कोने में आएंगी, ह्रस्व नीचे और दीर्घ ऊपर। प्रिय विद्यार्थियों, यदि ऊ की बात करें तो ऊ नीचे और दीर्घ ऊ ऊपर। हाँ, यदि हम ए की बात करें और आई की बात करें तो ए आई इन दोनों लाइनों से स्पर्श करते हुए आएंगी और अंत में आपका रह जाता है ओ, औ। इन दोनों लाइनों के ठीक सामने ओ औ आ जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम अंग्रेजी के गृहीत स्वर की भी बात कर लें यहाँ पर, तो द्वितीय पंक्ति में ठीक नीचे अंग्रेजी के गृहीत स्वर को भी अवस्थित कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, आपको 4 लाइन खींचनी है, 4 लाइनों को आपस में मिलाना है। ठीक बीच में से एक लाइन ऐसी खींचनी है जो तीसरी लाइन तक आएगी और उस पर आपको ए लिखना है। सभी को अपने अपनी जगह पर व्यवस्थित कर दीजिए। अब हम बात करें सबसे पहले आ की। प्रिय विद्यार्थियों देखिए, यदि हम आ की बात करते हैं तो इस आ के समक्ष आप लिख सकते हैं विवृत। विवृत, ध्यान करिए, वह ध्वनि जिसके उच्चारण में मुंह पूरा खुलता है और एकमात्र ध्वनि है क्या, आ। ठीक है नहीं भाई? देखो पीछे आपको दिखा देता हूं मैं। आपको विवृत के रूप में एकमात्र ध्वनि बताई थी और वो थी आ। अगर हम बात करें अर्ध विवृत की तो अगली पंक्ति क्या आएगी, अर्ध विवृत की। प्रिय विद्यार्थियों, यहां पर आप एक एरो बनाएं और लिखें अर्ध विवृत। इस लाइन के ऊपर जितने भी स्वर हैं वे सभी किस में आएंगे, अर्धविवृत में। यानी कि आई भी है, औ भी है, ए भी है, अंग्रेजी का गृहीत स्वर इस लाइन पर हैं। तो इस लाइन से आप इन्हें अर्धविवृत के रूप में रखेंगे। अब देखिए, अब अर्धविवृत में वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय मुंह आधा खुलता हो, और आधे खुलने में ए है, आई है, औ है और अंग्रेजी का गृहीत स्वर भी है।
और यही आपने चार्ट में दर्शाया है कि आ है, ए है, औ है, आई है और अंग्रेजी का गृहीत स्वर भी है। बात खत्म हुई। आइए साहब अगली हम बात करें प्रिय विद्यार्थियों दूसरी लाइन की, और इसे हम कर सकते हैं अर्ध समृद्ध। यहां क्या लिखेंगे आप? अर्ध समृद्ध। अब अर्ध समृद्ध की बात करें तो अर्ध समृद्ध में आपका देखिए फटाफट से कौन कौन सी ध्वनि आ गई हैं। जी हाँ, अर्ध समृद्ध में आपका ए और ओ आ गए हैं। प्रिय विद्यार्थियों अर्ध विवृत की बात करें तो अर्ध विवृत में आपके आ और यहां आएगा ए, आई, औ और आ। अंग्रेजी का गृहीत स्वर। समृद्ध की बात करें तो ई और उ। और अर्ध समृद्ध की बात करें तो प्रिय विद्यार्थी ए ओ अर्ध समृद्ध में आ जाएंगे। अब आप देखिए इस चार्ट को कि अर्ध समृद्ध, अर्ध विवृत और विवृत तीनों आ गए। अब रह जाता है क्या? केवल समृद्ध। तो समृद्ध के रूप में यदि आप देखेंगे तो समृद्ध इन दोनों के बीच में जो जो ध्वनियां आ रही हैं वे सभी समृद्ध के अंतर्गत हो जाती हैं। देखिए ई समृद्ध, उ समृद्ध, जिनके उच्चारण में मुंह बहुत कम खुलता है, यानी खुलता बहुत कम, ये न के बराबर है, उन्हें हम ई उ कहते हैं। ये चारों ध्वनियां समृद्ध के अंतर्गत आ गई हैं। अब हम बात करें प्रिय विद्यार्थियों, एक भेद आपका स्पष्ट हो गया। अब आपको न तो कोई ध्वनि व्यवस्थित करनी है, न कुछ आपको लाइन खींचनी है, केवल आपको आपके मुखाकृति के अनुसार ऊपर की पंक्ति में यहां तो लिखना है अग्र, यहां लिखना है मध्य और अंत में लिखना है पश्च। आपके लिखते ही आपके तीनों भेद क्लियर हो जाते हैं, लिखते ही। कैसे? अब आप पूछेंगे कैसे गुरुजी? देखिए अग्र कहने से जीभ का अग्रभाग, आप इस तरह से मुंह करके खड़े हैं, आप इस तरह से मुंह करके खड़े हैं तो जीभ हमारी आगे के भाग पर ये है, मध्य के भाग में ये है और पश्च के भाग में ये है। तो हम कह सकते हैं यदि हम अग्र स्वरों की बात करेंगे तो प्रिय विद्यार्थियों अग्र स्वरों में आपके ई और ए आई चार स्वर आएंगे, और चारों स्वर आपके अग्र में आए थे कि नहीं आए थे? बताओ मुझे। ई ए आई क्या होते हैं? अग्र स्वर होते हैं। स्पष्ट है? बिल्कुल स्पष्ट है। आइए प्रिय विद्यार्थियों फिर बात करते हैं मध्य स्वर की। मध्य स्वर में एकमात्र ध्वनि जिसे हम उदासीन स्वर के रूप में जानते हैं, और वो है प्रिय विद्यार्थियों ए। आ को नहीं लाएंगे, इस अंग्रेजी के गृहीत स्वर को इसके साथ सम्मिलित नहीं करेंगे। हाँ, भोलानाथ तिवारी के अनुसार आ को जरूर सम्मिलित करते हैं, लेकिन आप सर्वमान्य मत की तरफ चलेंगे, भोलानाथ तिवारी के मत की तरफ नहीं जाएंगे। तो एकमात्र ध्वनि क्या आ जाएगी? ए, मध्य स्वर के रूप में। अब हम बात करते हैं पश्च स्वर की प्रिय विद्यार्थियों। तो पश्च स्वर में आप देखिए क्या लिखा था? पश्च मध्य में केवल ए जो कि उदासीन है, और पश्च में आ है, उ है, ऊ है, ओ है, औ है, और अंग्रेजी का गृहीत स्वर भी किसके अंतर्गत आएगा? पश्च स्वर के अंतर्गत। तो प्रिय विद्यार्थियों आ, उ, ओ, औ और अंग्रेजी का गृहीत स्वर आपका क्या आ गया? पश्च स्वर के अंतर्गत। दोनों भेद क्लियर हुए। अब आपको बिना परिभाषा के, बिना आंख मूंदे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अग्र स्वर ई ए आई, मध्य स्वर ए, पश्च स्वर उ ओ औ आ और अंग्रेजी का गृहीत स्वर किसके अंतर्गत आ जाएगा? पश्च स्वर के अंतर्गत। अब आप प्रिय विद्यार्थियों एक गोला खींचिए, देखिए गोला कैसा।
आओ। आप यहाँ से एक गोले के अंतर्गत इन ध्वनियों को बंद कर दो। बंद करते ही प्रिय विद्यार्थियों इसके सामने तो लिखो आप वृत्तामुखी या वृत्ताकार। जो ध्वनियां इस गोले में बंद हैं वे सभी ध्वनियां क्या हो गई? वृत्तामुखी हो गई। क्या? बिल्कुल हो गई। और जो गोले से बाहर हैं, जो गोले के अंतर्गत नहीं हैं, वो सभी क्या हो जाएंगी? अवृत्तामुखी या अवृत्ताकार। प्रिय विद्यार्थियों, आपके तीनों वर्गीकरण इस चार्ट के माध्यम से क्लियर होते हैं। आप देखिए, वृत्तामुखी में उ ऊ ओ औ और अंग्रेजी का गृहीत स्वर है, आ नहीं है, ध्यान रखना। आ अगर वृत्तामुखी में होगा तो आ गलत हो जाएगा। आ को नहीं लाएंगे, केवल अंग्रेजी के गृहीत स्वर को लाएंगे। आ वृत्तामुखी से बाहर होगा। ए भी बाहर होगा, ई ए ऐ भी बाहर होंगे। ये जितने भी वर्ण आपको दिखाई दे रहे हैं वो सब अवृत्तामुखी हैं और ये वृत्तामुखी हैं। तो वृत्त के साथ जो हैं, वृत्त के अंदर हैं जो, वो सब वृत्तामुखी और वृत्त से बाहर हैं जो अवृत्तामुखी है। एक बार आप इसे खुद बनाएं, फिर व्यवस्थित करें, देखकर करें, दूसरी बार भी देखें, तीसरी बार इसे खुद बना देंगे आप, और चौथी बार तो बिना किसी की सहायता लिए आप इसे बना देंगे। और तीनों वर्गीकरण प्रिय विद्यार्थियों स्वरों के यहाँ पूर्ण हो जाते हैं। और अगले वर्गीकरण की हम बात करेंगे प्रिय विद्यार्थियों अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त और आप पढ़ते रहिए क्रॉन्च एकेडमी के साथ हिंदी बाय प्रेम शर्मा के साथ। धन्यवाद।